बसंत आ चुका है और साथ में बजट भी आ चुका है, और बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है उन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूं कि किन किन टॉपिक पे बात करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, और उसके बाद भी अगर रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टोटल 15 पेज है यहाँ पे, और इस 15 पेज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। और चूँकि देखो अभी क्या हुआ है, बजट आया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरह के चैनल पे जाते हैं, हर चैनल का अपना अपना अलग रहता है, और बहुत जगह पीडीएफ भी ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बजट एक ऐसा चीज़ है ना, जिसमें आप आज इस चैनल पे गए, कल दूसरे चैनल पे जाएंगे, तीसरे दिन तीसरे चैनल पे जाएंगे, तो इससे आपका क्लियर नहीं होगा। आप अगर बजट को ठीक से समझने आए हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आपको यहाँ से हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद एक बार में नहीं तो फिर 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। क्योंकि आप जहाँ से भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से देखो, आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप 2 बार 3 बार चीज़ों को देखो। इससे क्या हो जाएगा कि आपको वो चीज़ें याद रहेगी। और इसमें क्या खास विशेषताएं हैं ये मैं बताता हूँ। मैं ये सारा चीज़ ना डायग्राम के थ्रू समझाया हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से फर्स्ट पेज ये है, और इसमें क्या होता है सारा चीज़ डायग्राम के थ्रू हमने समझाया यहाँ पे, और ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले 3 चीज़ों पर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा रोजगार सृजन में वृद्धि, और तीसरा सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। उसके बाद 7 प्राथमिकताएं दिया गया, जिसका नाम सप्तऋषि रखा गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए समावेशी विकास, यहाँ पे आप देख सकते हो समावेशी विकास। अब हम लोग समावेशी विकास को पहले समझेंगे। टोटल 7 है, लेकिन पहला समझेंगे, फिर आगे का जो 6 बचेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायग्राम के थ्रू समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इस चीज़ को समझ जाइएगा। और ये अमृतकाल के अंदर आता है, आप ये भी चीज़ समझ रहे हो। अमृतकाल मतलब अभी जो हमारा देश है 75 ईयर्स आज़ादी का मनाया, और 75 से लेके 100 ईयर तक हमारा अमृतकाल है। ये भी अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप आराम से कर जाओगे। तो इस वीडियो में जो चीज़ें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो मैंने पहला क्या बोला, समावेशी विकास, यानी कि सबका साथ सबका विकास। चलिए मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, आपका अंतिम छोर तक पहुँचाना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभरना, और अवसर रचना और निवेश। आप डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को भी समझ सकते हो। तो पहला चीज़ जो हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे वो है समावेशी विकास, यानी कि सबका साथ सबका विकास। तो कृषि और सहकारिताएं, यानी कि पहला देखिए चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा इंडिया धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। तो देखिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान। उसके बाद आपका कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा है ANB बागवानी स्वच्छ पोर्ट कार्यक्रम, यानी कि उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और लक्षित निधियन, यानी कि पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन। अब बहुत सारे फ्रेंड को ये मन में होगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि PDF कहाँ मिलेगा। अब देखिए, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, यानी श्री अन्न अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना। उसके बाद व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, यानी कि उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका परिश्रमिक बढ़ाएगा। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि किसान का बहुत सारा अन्न बर्बाद हो जाता है, ठीक है, समय पे नहीं बिक पाना। ये सारा चीज़ें था जो धीरे धीरे हमारी जो सरकार है वो इन सब चीज़ों को दूर करने का कोशिश कर रही है। आप ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे कृषि क्षेत्र को स्थानगत ऋण में वृद्धि, जहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ के थ्रू। और उसके बाद रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, ये भी धीरे धीरे आप देख सकते हो। उसके बाद चीज़ों को मैं आगे लेके जाता हूँ। और उसके बाद क्या है हमारा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य पे क्या सरकार ने किया इस बार, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना है, इस चीज़ों को भी समझेंगे। और यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दोनों को समझेंगे। एजुकेशन मतलब शिक्षा,
अब देखिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना करना इस बार का जो है हमारा टारगेट। हाँ, उसके बाद स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना। उसके बाद फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। और उसके बाद आपका है कि ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, जैसे आप देख सकते हो हेल्थ जो था पहले वो 1.4 था तो वो 2.1 हो चुका है, और एजुकेशन 2.8 से 2.9 हो चुका है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे आई होप। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्द्वार, और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेकर आया है। और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है सभी के लिए सुविधा। अब क्या है तो देखिए ग्रामीण घरों पर 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन। उसके बाद PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अंतरण। उसके बाद PMSBI और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। ठीक है, यहाँ पे आप उपलब्धि समावेशी विकास के तहत देख सकते हो। उसके बाद SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए, और उज्ज्वल के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, और 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके, और 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते। उसके बाद आप ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को भी देख सकते हो, रियल GDP। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर है बेरोजगारी दर 4 वर्षों की निम्न। यहाँ पे 4 वर्षों की निम्न धीरे धीरे हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप चीज़ों को समझने का कोशिश करें। अब देखिए उसके बाद अंतिम छोर तक पहुंचना। मैंने यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपको बताया था, एक सेकंड, ये अंतिम छोर तक पहुंचना, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या है अंतिम छोर तक पहुंचना, डायग्राम के थ्रू इस चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू करना, इस चीज़ को समझेंगे। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, और 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के लिए अधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करना, और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना। अब अवसंरचना और निवेश क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो अवसंरचना और उत्पाद क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, विकास और रोजगार में वृद्धि। अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना, और अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना, और रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय, और पट्टनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना, और UIDF के स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सर्जन। अब क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार। अब देखिए उपाय और संभावित परिणाम, इस चीज़ों का जो डिफरेंस है इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा। तो देखिए भारत में AIE का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विश्वकृत AIE केंद्रों की स्थापना करना, कृषि स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में AIE आधारित समाधान। दूसरा राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना, स्टार्टअप और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना, विवाद से विश्वास MSME के लिए लचीला संविदा निष्पादन, कोविड अवधि के दौरान प्रभावित SME को राहत, विवाद से विश्वास 2 सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम, सरकार और सरकारी उपक्रम के लिए संविदात्मक विवादों को तेजी से निपटान। नेक्स्ट है E-कोड का चरण 3 शुरू करना। उसके बाद कारगर न्याय प्रशासन। उसके बाद आपका व्यावसायिक उद्यमों को धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु NTT डिजिलॉकर की स्थापना करना, और व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेज का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना और सुसाध्य बनाना। उसके बाद है आपका 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। उसके बाद रोजगार की संभावना और व्यवसायों के लिए अवसरों का उपयोग करना।
और उसके बाद प्रयोगशाला में निर्मित हीरा LGD क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान। इसका जो संभावित परिणाम है ये आपका घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भर कम करना। उसके बाद आपका आता है हरित विकास यानी कि PM प्रणाम की शुरुआत, यानी कि इस सब राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट धन संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और किसानों के प्राकृतिक कृषि अपनाने सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्रों की स्थापना। ये सारा चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, उसके बाद अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, तो PMKEY 4.0 की शुरुआत, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना। अब PDF की बात कर रहा था मैं, PDF के बारे में भी बता दूं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और वहाँ से आप आराम से इस सारे PDF को ले सकते हो। और आपको किसी भी एग्ज़ाम का नोट्स चाहिए, आप चाहे मैथ्स, इंग्लिश, GK या कहीं से भी, या फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, GK के लिए क्या करना है, तो उस पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। या आपको किसी भी प्रकार का कहीं से भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं वीडियो बनाऊँगा। अब देखिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय। घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपूर्वक रीति से चुने गए कम से कम 10 गंतव्यों को विकसित किया जाना। और यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन, यानी कि यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GY और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में वित्तीय क्षेत्र, और ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर सब है। अब देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, यानी कि ऋण देने में दक्षता लाना और वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा। उसके बाद केंद्रीय डाटा संस्थान की केंद्र की क्षमता, यानी कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। और SMSE के लिए ऋण गारंटी स्कीम, यानी कि 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान के लिए संबंधित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार। और महिला सामान में देखिए क्या है कि महिला के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए बारगी नई लघु बचत योजना। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि के 15 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दिया गया। अन्य पहले जो थी वो GIFT FISC में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसाय को तैयार करना। उसके बाद राजकोषीय प्रबंधन जो है, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण, जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। और राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने के शर्त पर दिया जाएगा। और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंध होंगे। उसके बाद राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5%, यानी कि 0.5% विद्युत क्षेत्रों के सुधारों के लिए संबद्ध किया गया है। अब यही है, डायग्राम में आप चीज़ों को और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन भी करवाता, लेकिन मुझे लगा कि डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को और अच्छे से समझ जाओगे, इसलिए मैंने करवाया। अब देखो, राजकोषीय समेकन, वर्ष 2025-26 तक राजकीय घाटे का 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। उसके बाद आप इसमें पैराग्राफ के थ्रू समझ सकते हो राजकोषीय संकलन के मार्ग पर संघ सरकार। आप देख सकते हो कि पहले प्राइमरी डिफिक्ट, उसके बाद रेवेन्यू डिफिक्ट और उसके बाद फिजिकल डिफिक्ट, ये तीनों है। उसके बाद GST का मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना। आप देख सकते हो ब्लू में 2019 और 2022 में क्या अंतर है, आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। उसी तरह यहाँ संघ सरकार का बढ़ावा पूंजीगत व्यय आप देख सकते हो यहाँ पे F16, 23, 24 में यहाँ पे। उसके बाद निम्न NPA के चलते बैंकों की सुधरती अस्तित्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 में क्या था, 20 में कैसा था, 21 में क्या हुआ, फिर 22 में और फिर सितंबर 22 में। उसके बाद 9 महीने के आयतों कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020-21 में कैसा था, 21-22 में कैसा था और 22-23 में कैसा है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट और फॉरेक्स रिजर्व और इंपोर्ट कवर। उसके बाद थोक मूल्य से मेल खाते खुदरा मूल्य, इसमें भी आप देख सकते हो CPIC और WPL, यहाँ पे ब्लू में जो है CPIC और WPL ...
ये चीज़ें भी आपको कवर हो गई आई होप। अब देखिए नेक्स्ट, कर प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ, उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन और हरित ऊर्जा और गतिशीलता। अब देखिए निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन और लाभ क्या हुआ। तो लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात यानी कि पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए, मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात मूल्यवर्धन बढ़ाना, डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल रसायन उद्योगों के लिए, सिर्फ आहार के लिए उत्पादन की मुख्य इनपुट यानी कि आधिकारिक समुद्री निर्यातों के लिए, और प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए। तो ये आपका है निर्माण संवर्धन। और कोपर्स के पर रियासती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखना यानी कि MSME के कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना, और मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका प्रत्यक्ष पर प्रस्ताव, ये आपका कि अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकताओं को कर राहत प्रदान करना। जिससे करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया, और औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 से घटकर 16 दिन रह गई, और इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। उसके बाद आपका निजी आयकर को और सरल बनाना, जैसे नई व्यवस्थाओं में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया। अब देखिए आय और लाखों में यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ के थ्रू, छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की गई। यहाँ पे आप आराम से चीज़ों को देख के समझ सकते हो। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 11 पेज नंबर 10 है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस पेज को मैंने सही से नहीं समझा। तो ये वीडियो चूँकि बड़ा बन चुका है, तो अगर आप कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, तो मैं वहाँ भी समझाऊंगा, या फिर कोई एक इंडिविजुअल पेज जो समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अब नेक्स्ट है आपका कि नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटकर 25% की गई, और वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणियों के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई पर व्यवस्था में भी दिए गए। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। अब है उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। तो प्रचलित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना, और 95% प्राप्ति नगद रहित होगी। जैसे कि आप MSME को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। उसके बाद आपका है 31 मार्च 2000। अब डायग्राम के थ्रू भी चीज़ें समझ सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ इस चीज़ों को पढ़ने से पहले, कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट पे बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप देखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने के लिए वाले नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ देना, और PSCS और PCARTB द्वारा नगद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा, और सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर TDS के लिए 3 करोड़ की उच्चतर सीमा, और स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगम की तारीख पर 1 वर्ष तक विस्तार। उसके बाद स्टार्टअप्स की शेयर धारिता के निगम के 60 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि के अग्रणित करने का लाभ। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे युक्तिकरण में जो है आपका केंद्र अथवा राज्य के संविदा द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों एवं आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आय कर से छूट, और 31 मार्च 2025 तक IFSCC GIFT CT को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, इन चीज़ों को भी समझेंगे, ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयकर 15%, उसके बाद केंद्रीय उत्पादक शुल्क 7%, निगम 15%, और वस्तु एवं सेवा कर
अन्य 17%, सीमा शुल्क 4%, और यहाँ पे चीज़ें जो है आपका ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है 2%, कर रहित प्रतिमाएँ 6%, ठीक है, प्राप्तियाँ हैं ये, पर प्रतिमाएँ नहीं है। और ऋण और अन्य देयताएँ में जो है आपका 34%, सबसे ज़्यादा आपका ऋण और अन्य देयताएँ जो है। उसके बाद यहाँ पे एक रुपया कहाँ जाता है, तो पेंशन में आपका 4%, अन्य व्यय में आपका 8%, करों और शुल्कों के राज्यों की हिस्सा 18%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17% में आपका, रक्षा 8%, सब्सिडी 7%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% और ब्याज भुगतान आपका 20%। तो इस आपको जो ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तो इस ग्राफ के थ्रू मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आराम से चीज़ें एकदम क्लियर है। अगर मैं नहीं भी बोलता तो आप देख के समझ जाते। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बजट को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो पे आप पहुंच चुके हो। उसके बाद देखिए, विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन जो है लाख करोड़ में, ये जो है आप देख रहे हो, ये 5.94 रुपया नहीं है बल्कि लाख करोड़ है। और मैं बताऊंगा और चीज़ों को आप उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ दिया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.70, रेल मंत्रालय 2.41, मैंने पहले ही बता दिया लाख करोड़ में, ठीक है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.06, गृह मंत्रालय 1.96, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.78, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 और संचार मंत्रालय 1.23। अब लास्ट पेज जो है इस चीज़ों को समझते हैं। तो मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ में, तो फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है 2022-23 में आपका 100, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2023-24 तक 1250। उसके बाद जल जीवन जो है आपका 60,000 था 22-23 में, 23-24 तक आपका हो जाएगा 70,000। उसके बाद एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल 2000 था 22-23 में, ये आगे चल के हो जाएगा 5,943, यानी 3,943 बढ़ा है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जो था 48,000 था, ये 22-23 में था, जो 23-24 में 79,590 हो चुका है जा करके। और ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण जो है आपका 22-23 में 2908 था, जो बढ़कर 5172 हो चुका है। और पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना जो है आपका 22-23 में 1419 था, जो बढ़कर 2491 23-24 में हो चुका है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद निस्संदेह आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर सच में ये आपको हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।